नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय बैंकों के विकास के बारे में। किस प्रकार आज़ादी के पूर्व से भारत में बैंकिंग सेक्टर किस प्रकार से अपना विकास करता जा रहा है। अलग अलग पीढ़ियों में मतलब अलग अलग जनरेशन्स में ये डिवाइड किया गया है। वर्तमान क्या मॉडल है, वर्तमान किस आधार पर ये वर्तमान मॉडल 2014 के बाद से यानी 2015 से लागू है, किस प्रकार से चेंजेस हुए, आइए बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो को। तो पिछले कुछ वर्षों में है ना, भारतीय बैंकों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम पहली पीढ़ी की बैंकिंग के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 तक की अवधि में स्वदेशी आंदोलन के कारण कई छोटे और स्थानीय बैंकों की स्थापना हुई। मतलब आज़ादी के पूर्व है ना, आज़ादी के पहले से ही छोटे और स्थानीय बैंक इनकी स्थापना शुरू हो गई थी स्वदेशी आंदोलनों के कारण, जिनमें से अधिकांश को मुख्य रूप से आंतरिक धोखाधड़ी, परस्पर जुड़े ऋण और व्यापार और बैंकिंग गतिविधियों के समामेलन के कारण या उनके जुड़ाव के कारण जो है विफलता का सामना करना पड़ा। तो ये जो पहली पीढ़ी की बैंकिंग है आज़ादी के पहले की, छोटे बैंक, स्थानीय बैंक, तो डेफिनेटली धोखाधड़ी ज़्यादा थी, ना ज़्यादा कुछ इसका फ़ायदा देखने को मिला, इसीलिए ये सफल नहीं हो पाए है ना। प्रथम पीढ़ी में चूँकि एक नई शुरुआत थी, एक मॉडल हम पेश कर पाए, मगर एक मॉडल प्रस्तुत हुआ बैंकिंग का कि इंडिया में भी एक ऐसा सिस्टम आ सकता है। और फिर आती है हमारी दूसरी पीढ़ी 1947 से 1967 तक की। ये जो दूसरी पीढ़ी है इसमें भारतीय बैंकों ने खुदरा जमा के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों को सीमित संख्या में व्यापारिक परिवारों या समूहों की ओर समेकित करने में सक्षम बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह की अनदेखी हुई है ना। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि खुदरा जमा के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों को सीमित संख्या में व्यापारिक परिवारों या समूहों को इसमें जोड़ा गया है ना, उसके लिए सक्षम बनाया। हालांकि इसमें कृषि क्षेत्र है उसमें ऋण के प्रवाह की अनदेखी हुई और ये भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इस पीढ़ी में ज़्यादातर ध्यान व्यापार में, खुदरा जमा में दिया गया है ना, मतलब बड़ी चीज़ों में, और नॉर्मल एग्रीकल्चर में नहीं दिया गया। फिर आती है हमारी अगली पीढ़ी 67 से 91 की। तो सरकार ने, अच्छा ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियल चल रही थी है ना, कि अब ये पीढ़ी हम लागू कर रहे हैं, ये पीढ़ी है ना। तो सरकार ने 2 चरणों यानी 1969 और 1980 में 20 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके 1972 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने की शुरुआत करके उद्योग और बैंकों के बीच संबंध को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। ठीक है, जो दूसरी पीढ़ी में देखने को मिला था बहुत ज़्यादा। अब इन उपायों से क्या हुआ, वर्ग बैंकिंग से मास बैंकिंग में परिवर्तन हुआ। तो मतलब राष्ट्रीयकरण की जब बात होती है बैंकों की तो ये बात नहीं आती है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। ये बात सही है कि वर्ग बैंकिंग से मास बैंकिंग हुआ और ग्रामीण भारत में शाखा नेटवर्क में व्यापक विस्तार, सार्वजनिक जमाओं के पर्याप्त जुटाव और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी तीसरी पीढ़ी है इसमें सबसे ज़्यादा हमको विकास देखने को मिला, चूँकि राष्ट्रीयकरण हुआ और वर्ग बैंकिंग से मास बैंकिंग, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है ना। और उसके बाद हमारी डेफिनेटली आ जाती है चौथी पीढ़ी और लास्ट पीढ़ी आप कह सकते हैं, या करंट मॉडल के लास्ट जो पीढ़ी है, जनरेशन है। इस अवधि के दौरान निजी और विदेशी बैंकों को प्रतिस्पर्धा शुरू करने, उत्पादकता में सुधार करने और दक्षता बढ़ाने के लिए नए लाइसेंस जारी करने सहित महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए। इन परिवर्तनों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, विवेकपूर्ण मानदंड शुरू करना, कार्यात्मक स्वायत्तता, इसके साथ में परिचालन लचीलापन प्रदान करना, सर्वोत्तम कॉरपोरेट प्रशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना और बेसल ये बहुत ज़रूरी है, ये हम अगले किसी वीडियो में बताएंगे, भले कल ही बता दें। बेसल मानदंड, इनके अनुसार पूंजी आधार को मजबूत करना शामिल था है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। तो ओवरऑल आप चौथी पीढ़ी से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास, बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना,
और विभिन्न विभिन्न प्रकारों से जो है कॉरपोरेट प्रशासन प्रथाएं और मुख्यतः बेसल मानदंडों के अनुसार जो है इसको मजबूत करना शामिल रहा। फिर अब जानना ज़रूरी है वर्तमान मॉडल को, मतलब 2014 के बाद, जैसा हमने शुरू में बताया 2014 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र ने JAM जनधन, आधार और मोबाइल, एक तो जनधन खाते खोले, आधार से लिंकेज हुआ और मोबाइल से जो है OTP वगैरह का माध्यम भी देखने को मिला। ऐसा त्रिमूर्ति को अपनाया गया। ये एक नया मॉडल है, आप नई पीढ़ी भी कह सकते हैं, 5वीं पीढ़ी। और वित्तीय समावेशन की खोज है ना, तो वित्तीय समावेशन की खोज में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए गए, जो कि अभी भी चल ही रहा है। अभी भी ये वर्तमान मॉडल ही है, ये बिल्कुल जारी है। तो इससे हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को सीधे सीधे तौर पर जानने का मौका मिल रहा है और कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है विकास इतिहास के बारे में जानना। जो हमने जाना तो अच्छी बात है, काफ़ी समय नहीं कह सकते इसको, फिर भी हाँ अभी करीब करीब 75 से आप कह सकते हैं 80 साल होने को हैं बैंकिंग सेक्टर को ऑफिशियली। बाकी चलिए, ये थी अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।